सुबह का समय था। आदित्य कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा उसके पास आकर बोली, कहने को तो आप पूरे राज्य में चतुर लकड़हारे के नाम से प्रसिद्ध हो, लेकिन आखिर में आप लकड़हारे ही हो। मेरे काम से मेरी चतुराई का क्या लेना देना? लेना देना बिल्कुल है। आप इस राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति हो, तो आपको तो राजा विक्रम के महल में सलाहकार होना चाहिए। आदित्य मुस्कुराया और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। आदित्य कुछ ही दूर चला था कि उसे उसका मित्र बिरजू मिल गया, जो चिंता में डूबा हुआ था। क्या हुआ बिरजू, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं भाई, कल रात मैंने अपनी तिजोरी में स्वर्ण मुद्राएं रखी थी, लेकिन आज जब गिनती की तो कुछ गायब थी। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं, मेरा नौकर वर्षों से मेरे साथ है, उस पर शक नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रहा कि मेरी तिजोरी से स्वर्ण मुद्राएं कौन निकाल सकता है। मुझे अपने घर ले चलो, हो सकता है मैं कुछ सुराग ढूंढ पाऊं। बिरजू को एक उम्मीद की किरण दिखी। वह आदित्य को अपने घर ले गया। बिरजू के घर में उसकी पत्नी और नौकर चिंता में बैठे थे। आदित्य ने तिजोरी खोलकर देखा, उसमें अभी भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं रखी थी, लेकिन उसकी नजर जमीन पर गई, जहां गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे। भाभी, कल आप जमुना ताई के घर गई थी ना? हाँ, उनकी बेटी बीमार थी, मैं उसे देखने गई थी। और कल रात बारिश भी हुई थी। यह सुनते ही बिरजू की पत्नी का चेहरा सफेद पड़ गया। बिरजू तुरंत अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, सच बताओ, क्या तुमने तिजोरी से स्वर्ण मुद्राएं निकाली थी? हाँ, जमुना ताई बहुत परेशान थी, उसने कुछ धन उधार मांगा था। अगर मैं आपसे कहती तो आप मना कर देते। बिरजू आदित्य की ओर देखने लगा, जो हल्की मुस्कान लिए खड़ा था। लेकिन आदित्य, तुम्हें कैसे पता चला कि मुद्राएं मैंने ही निकाली थी? भाभी, जब मैंने आपसे पूछा कि कल आप जमुना ताई के घर गई थीं और कल बारिश हुई थी, तब आपको समझ आना चाहिए था कि मैं सच जान चुका हूँ। तिजोरी के नीचे गीली मिट्टी के पांव के निशान थे और वे किसी और के नहीं बल्कि आप ही के हो सकते थे। आदित्य, तुम्हें लकड़हारा नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो राजा विक्रम के दरबार में होना चाहिए। ऐसा तो मेरी पत्नी भी कहती है। इतना कहकर वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। आदित्य जंगल पहुंचकर एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक पेड़ में आग भड़क उठी। वह घबराकर पीछे हट गया, लेकिन देखते ही देखते चारों ओर आग फैल गई। ये क्या, जंगल में आग कैसे लग सकती है? ये कोई साधारण आग नहीं है, इसमें तो कोई बड़ा रहस्य छुपा है। आदित्य बिना लकड़ी काटे वह तेजी से गांव की ओर लौट गया। जैसे ही आदित्य घर पहुंचा, राधा घबराई हुई उसके पास आकर बोली, क्या तुमने सुना? सुखिया चाचा और जमींदार के खेतों में भी आग लग गई है। आदित्य चौंकते हुए तुरंत बाहर भागा। सुखिया चाचा और जमींदार वहां खड़े थे, उनके चेहरे पर चिंता के बादल थे। ये सच है? हाँ, और सिर्फ हमारे खेत ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के खेत जलकर राख हो गए हैं। यह सुनकर आदित्य गहरी सोच में पड़ गया। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके पास मंत्री जगन्नाथ थे। तभी एक किसान घबराया हुआ दरबार में आकर बोला, महाराज, पूरे केशव नगर के खेतों में आग लग गई है, सभी फसलें जलकर राख हो गई हैं। राजा विक्रम चौंक गए। तभी उनका गुप्तचर भी अंदर आ पहुंचा। महाराज, ये सत्य है और ये भी सुनने में आया है कि जंगल में आग लग गई है। राजा विक्रम गंभीर होकर मंत्री जगन्नाथ की ओर देखने लगे। मंत्री जी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? खेतों में आग, जंगल में अचानक उठी लपटें, ये सब साधारण घटनाएं नहीं लगती। तुम क्या सोचते हो? महाराज, ये निश्चित ही कोई अलौकिक घटना है। जब राजाओं के राज्य में ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, तो केवल सिद्ध पुरुष ही उसका हल बता सकते हैं। हमें किसी तपस्वी या साधु की सहायता लेनी चाहिए। राजा विक्रम थोड़ी देर सोचते रहे। ठीक कहते हो, किसी पहुंचे हुए साधु को बुलवाओ, हमें शीघ्र ही इस समस्या का पता लगाना होगा। अगले दिन महल के दरबार में
एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर गहरी शांति थी। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ बेसब्री से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चेहरे पर चिंता की झलक थी। महाराज, मैं कुछ भी स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हूँ। क्या मतलब? आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपको इस आपदा का कारण दिखना चाहिए। महाराज, जो कुछ भी हो रहा है वो साधारण नहीं है। मुझे आभास हो रहा है कि ये किसी प्राचीन श्राप का प्रभाव है और ये श्राप अत्यंत प्रबल है। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ अवाक रह गए। दरबार में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। साधु ने कुछ और नहीं कहा। वे धीरे धीरे दरबार से बाहर चले गए। रात के समय राजा विक्रम अपने महल की छत पर टहलने लगा। चांदनी रात होने के बावजूद उनके मन में घोर अंधकार था। तभी रानी रुक्मणी वहां आ गई। महाराज, आप इस राज्य के रक्षक हैं। अगर आप ही इस संकट का हल नहीं निकाल पाएंगे तो फिर इस राज्य का क्या होगा? रुक्मणी, मैंने इस राज्य के सबसे पहुंचे हुए तपस्वी को बुलवाया, मगर वो भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाए। उन्होंने बस ये कहा कि ये किसी श्राप का प्रभाव है, लेकिन ये श्राप क्या है, किसने दिया, इसका समाधान क्या है, ये कोई नहीं जानता। तभी मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर भी गंभीरता थी। राजा विक्रम ने उन्हें देखते ही पूछा, मंत्री, क्या कोई और उपाय है? महाराज, मुझे लगता है कि अब हमें किसी तांत्रिक की सहायता लेनी चाहिए। तांत्रिक? क्या ये उचित रहेगा? महाराज, ये साधारण समस्या नहीं है। हमारे राज्य के जंगलों में एक सिद्ध तांत्रिक रहते हैं। कहते हैं कि उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। हमें उनसे सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, हम कल ही उस तांत्रिक के पास चलेंगे। अगले दिन राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ जंगल में स्थित एक रहस्यमयी आश्रम पहुंच गए। वहां स्थान एक बड़ी गुफा में स्थित था, जिसके चारों ओर धूप जल रही थी। अंदर एक वृद्ध तांत्रिक ध्यान में लीन था। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ उसके सामने पहुंच गए। तांत्रिक ने धीरे धीरे आंखें खोली। महाराज विक्रम, मैं आपकी चिंता जानता हूँ। आपके राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वो साधारण नहीं है। ये सब प्राचीन श्राप का प्रभाव है। कौन सा श्राप? क्या आप इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं? ये श्राप केशव नगर के उस खंडहर से जुड़ा हुआ है, जो आज एक उखड़ा हुआ महल है, परंतु हजारों वर्ष पूर्व वहां आपका पूर्वज राज करता था। लेकिन ये सब राज्य के इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया है। क्योंकि ये इतिहास नहीं, बल्कि एक भयावह सत्य है, जिसे जानबूझकर छुपाया गया। हजारों वर्ष पूर्व आपके पूर्वजों के राज्य में एक जादूगरनी आई थी। वो अमर होने के लिए लोगों की बलि दे रही थी। बलि? हाँ महाराज, जब आपके पूर्वजों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, परंतु वो जलने के बाद भी समाप्त नहीं हुई। वो एक राक्षसी में परिवर्तित हो गई। मंत्री जगन्नाथ की आंखों में भय झलकने लगा। फिर उसे रोका कैसे गया? उस समय के राजगुरु ने एक विशेष तंत्र विद्या का प्रयोग कर उसे कांच के कंगन में कैद कर दिया। ये कंगन उस खंडहर में छुपाकर रखा गया था, ताकि वो पुनः मुक्त ना हो सके। लेकिन अब राज्य में ये आपदाएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि उस कांच के कंगन की दिव्य शक्ति अब कमजोर पड़ रही है और वो राक्षसी फिर से जागृत हो रही है। राजा विक्रम की मुट्ठी कस गई। हमें क्या करना होगा? आपको उस खंडहर से उस कांच के कंगन को निकालकर मेरे पास लाना होगा। मैं अपनी तंत्र विद्या से उस शक्ति को पुनः जागृत करूंगा, ताकि वो राक्षसी फिर से कैद रहे। कुछ देर बाद राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ महल में वापस लौट आए। राजा चिंतित अवस्था में सिंहासन पर बैठ गया। मंत्री, राज्य को बचाने के लिए मुझे स्वयं खंडहर जाना ही होगा। उसी समय रानी रुक्मणी वहां आ पहुंची। यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? केशव नगर राज्य के जंगल में स्थित है। उस खंडर के बारे में अजीबोगरीब मान्यता है। मत भूलिए, जो भी उस खंडर में गया है वह कभी भी लौट कर नहीं आया है। तुम सही कह रही हो रुक्मणी,
लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी प्रजा संकट में है और उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। आप राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी उस खंडहर से कांच का कड़ा लेकर आएगा उसे महल में एक विशेष स्थान दिया जाएगा और भारी इनाम भी मिलेगा। राजा विक्रम को यह सुझाव पसंद आया। उसने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि ये घोषणा पूरे राज्य में करवा दी जाए। आदित्य अपने घर के बाहर बैठा लकड़ी तराश रहा था। तभी उसका पड़ोसी, जो उसका मित्र भी था, वहां आ पहुंचा। आदित्य, क्या तुमने सुना? राजा विक्रम ने ऐलान किया है कि जो भी उस जंगल के खंडहर से कांच का कड़ा लेकर आएगा उसे महल में विशेष स्थान मिलेगा और ढेर सारा इनाम भी दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। और राजा ने यह भी कहा है कि राज्य में चल रही इन मुसीबतों की जड़ इसी कांच के टुकड़े से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल। तब तो मैं इस कांच के कड़े को जरूर लाऊंगा। इतना कहकर आदित्य तेजी से अपने घर के अंदर चला गया और अपनी पत्नी राधा को पूरी बात बताने लगा। जी जी, तुम पागल हो गए हो क्या? उस खंडर में जो भी क्या है वह कभी भी लौट कर नहीं आया। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन मैं जाऊंगा और सुरक्षित लौट कर भी आऊंगा। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वहाँ ऐसा क्या रहस्य है जिससे लोग वापस नहीं आते। राधा ने बहुत मना किया, लेकिन आदित्य नहीं माना। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर सीधा केशव नगर के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता घना और भयानक था। जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ता गया, वातावरण भयानक होता गया, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वह उस प्राचीन खंडर के सामने खड़ा था। खंडर टूटा फूटा और डरावना लग रहा था। आदित्य खंडर के विशाल द्वार को पार करके जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी नजर एक पत्थर के शेर की विशाल मूर्ति पर पड़ी। अचानक उस शेर की आंखें चमकने लगी। आदित्य एक पल को तो ठिठर गया, लेकिन वह घबराया नहीं। तभी शेर की मूर्ति में से एक गूंजती हुई इंसानी आवाज आई। इससे आगे केवल वही जा सकता है जिसके मन में दया हो और लालच से दूर हो। बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे यहाँ आने के दो कारण हैं। पहला, मैं अपनी चतुराई राजा विक्रम के सामने साबित करना चाहता हूँ, और दूसरा, राज्य में जो संकट आया है उसे रोकना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी दो पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम जलकर राख हो जाओगे। तुमसे पहले भी कई लोग इस कड़े को हासिल करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वो बुरी भावनाओं से भरे थे, इसीलिए वो बचकर वापस नहीं जा सके। ठीक है, मुझे तुम्हारी पहेली मंजूर है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शेर की मूर्ति की आंखें लाल हो गई और गूंजती हुई आवाज में बोला। वो क्या है जो रात में गायब और दिन में वापस आता है, जिसके बिना सब कुछ अंधकारमय हो जाता है? आदित्य कुछ क्षण सोचता रहा और गहरी सांस लेता हुआ आत्मविश्वास के साथ बोला। सूर्य। वो क्या है जो जितना भरा जाता है उतना हल्का होता जाता है? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला। छेद। शेर की आंखें और तेज चमकने लगी। फिर अचानक उसकी मूर्ति धूल में बदल गई। आदित्य के सामने दो रास्ते बन चुके थे। पहला रास्ता अंधकार में डूबा हुआ था, जहां से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। दूसरा रास्ता सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। आदित्य ने अपनी चतुराई से अनुमान लगाया। अगर पहला रास्ता सही होता तो ये इतना भयानक नहीं होता। दूसरा रास्ता रोशनी से भरा है, शायद यही सही रास्ता हो सकता है। आदित्य ने दूसरा रास्ता चुना। आदित्य जैसे ही अंदर गया, उसने खुद को एक विशाल कक्ष में पाया। वहां सुनहरी किरणों से चमकता हुआ कांच का कड़ा रखा था। आदित्य ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर कड़े को उठा लिया। अचानक उसके कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी।
आंखों देखा सच नहीं होता, कभी कभी आंखों देखा भ्रम भी होता है। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गई। अगले ही पल उसने खुद को खंडर के बाहर खड़ा पाया। उसने आश्चर्य से इधर उधर देखा, फिर तेजी से राजा विक्रम के महल की ओर चल पड़ा। राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। तभी आदित्य वहां पहुंच गया और कड़ा राजा विक्रम को सौंपते हुए बोला, महाराज, मैं इसे खंडहर से उठाकर लाया हूँ। राजा विक्रम ने कड़े को देखा और प्रसन्न हो गए। तुम सच में बहुत बहादुर हो। मुझे अफसोस है कि मेरे राज्य में इतना चतुर व्यक्ति था और मुझे इसका पता नहीं था। वैसे तुम क्या करते हो? मैं एक लकड़हारा हूँ। अब से तुम लकड़हारे नहीं, मेरे विशेष सलाहकार बनोगे। तभी मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुंचा। महाराज, हमें तुरंत यह कड़ा तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। राजा विक्रम, मंत्री जगन्नाथ और आदित्य तांत्रिक के पास पहुंच गए। राजा विक्रम ने कड़ा तांत्रिक को सौंप दिया। बताओ, ये वही कड़ा है ना? तांत्रिक कड़े को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ख राजा, तूने ये कड़ा मेरे हाथ में देकर बहुत बड़ी गलती की है। राजा विक्रम चौंक पड़ा। क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? ये कला कोई श्राप का कारण नहीं है। दरअसल ये मेरी ही योजना थी। मैं इस कड़े की मदद से राक्षसी को आजाद कराना चाहता था, जिसे तेरे पूर्वजों ने इसमें कैद किया था। लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरे राज्य में आ रही विपदाएं इस कांच के कड़े के अंदर कैद राक्षसिनी की वजह से हैं। तो क्या वो सब झूठ था? हाँ, इस कांच के कड़े के अंदर एक राक्षसिनी मौजूद है, ये सत्य है। लेकिन तेरे राज्य में हो रही विपदाओं की वजह ये कड़ा नहीं, बल्कि मैं था। क्या मतलब? मैंने ही अपनी जादू की शक्ति से तेरे राज्य की फसलों में आग लगाई और जंगल में भी। मेरा जादू इतना शक्तिशाली है कि कोई भी साधु उसे भेद नहीं सकता। और इसी बात का फायदा उठाकर मंत्री जगन्नाथ तुझे मेरे पास लाया। मैं इस कड़े को पाना चाहता था, क्योंकि इस कड़े को मैं स्वयं खंडहर में जाकर नहीं ला सकता था। पर मुझे पता था कि तू अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता है। तू अपने राज्य में लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता, इसीलिए तू अपने पूर्वजों के कड़े को पाने का प्रयास करेगा। मंत्री जगन्नाथ भी हंस पड़ा। ये सही कह रहा है महाराज, मैंने इस योजना में तांत्रिक का सहयोग किया था। अब मैं इस कांच के कड़े को मंत्र युक्त पानी के अंदर डाल दूंगा। कड़े को पानी में डालते ही राक्षसिनी इस कांच के कड़े से बाहर आ जाएगी, और क्योंकि मैंने उसे आजाद किया होगा, इसीलिए वो मेरा ही आदेश मानेगी। उसके बाद मैं सारे संसार पर शासन करूंगा। यह सुनकर राजा विक्रम क्रोधित होता हुआ मंत्री जगन्नाथ से बोला, इस तांत्रिक की बात तो समझ में आती है मंत्री जगन्नाथ, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तुम्हें इसमें क्या मिलेगा? जब तांत्रिक सारे संसार पर शासन करेगा महाराज, तो केशव नगर राज्य की बागडोर मेरे हाथों में सौंप ही सकता है। और तांत्रिक ने मुझे ऐसा ही वचन दिया है। मैं हमेशा से इस राज्य का राजा बनना चाहता था। राजा विक्रम समझ गया था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तभी तांत्रिक ने एक कटोरा उठाया और उसमें कड़ा डाल दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तांत्रिक चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? तभी आदित्य ने अपनी जेब से दूसरा कड़ा निकाला और राजा विक्रम को असली कड़ा पहनाता हुआ बोला, महाराज, ये आपके पूर्वजों का कड़ा है। आप इस कड़े को जो आदेश देंगे ये आपका आदेश मानेगा। हाँ, ये सच है कि इसके अंदर एक राक्षसिनी कैद है, लेकिन ये भी सच है कि इस कड़े के अंदर आपके पूर्वजों की दिव्य शक्तियां भी मौजूद हैं। जब मैंने इस कड़े को स्पर्श किया था, तब एक आवाज मेरे कानों में टकराई थी कि कभी कभी आंखों देखा हुआ सच नहीं होता। मैंने इस वाक्य पर बहुत ही गहराई से विचार विमर्श किया। तब मुझे समझ में आया कि शायद भविष्य में जो कुछ भी दिखने वाला है वो सच नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहली बार में नकली कड़ा आपको दिया, और जब आप मुझे इस तांत्रिक के पास लाए, तब मैं इसे देखते ही समझ गया था कि ये आपके साथ अवश्य धोखा करेगा।
ये कड़ा हमारे पूर्वजों की शक्ति से भी जुड़ा है। मैं इस कड़े को आदेश देता हूँ कि धोखेबाज जलकर राख हो जाएं, और धोखेबाज मंत्री जगन्नाथ और तांत्रिक ही। राजा विक्रम के इतना कहते ही कांच के कड़े से रंग बिरंगी किरणें निकलकर मंत्री जगन्नाथ और तांत्रिक के शरीर पर स्पर्श करने लगी, और देखते ही देखते मंत्री जगन्नाथ और तांत्रिक जलकर राख हो गए। और उस दिन के बाद से राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा विक्रम ने आदित्य को मुख्य सलाहकार और मंत्री घोषित कर दिया।